हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, चैप्टर 8 शुरू किए थे हम, उसका प्रश्नावली 1 खत्म हो चुका था। प्रश्नावली 2 हम देख रहे थे जो कि था टैक्स। टैक्स के हमने शुरू के 3 क्वेश्चन देख लिए थे। तो मैंने तीनों क्वेश्चन में आपको ईजिली समझा दिया था कि कैसे हमको क्वेश्चन बनाना है। 4 स्टेप में हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आज हम जो 4 क्वेश्चन बचे हैं उसको देखेंगे। सीधा हम चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने इजीली स्टेप्स तो बता दिए थे, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बनेंगे कैसे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय। देखो मासिक आय दिया है ना। मासिक आय कितना दिया है, 40,000। तो मासिक आय कितना हो गया, 40,000। तो वार्षिक कितना हो जाएगा, हम क्योंकि हमको जो टैक्स करना रहता है, टैक्स भरना रहता है, वो साल भर का रहता है। तो मासिक आय जब 40,000 है तो वार्षिक आय कितना हो जाएगा, 12 से गुणा हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि 12 महीने होते हैं। तो 40,000 में 12 का गुणा कितना हो जाएगा, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 चौक 48। ठीक है, कितना हो गया, 48। मतलब कि 4,80,000 रुपये क्या है, उसका वार्षिक आय है। इतना क्लियर हुआ पहले लाइन से। अब देखो हमारा पहला स्टेप क्या था, जो वो दान करता है वो देखना है ना। तो दान कितना हो रहा है, देखो इसमें देखो 42,000 रुपये वो सामान्य भविष्य निधि जमा करता है, 6,000 वार्षिक करता है। दान नहीं कर रहा है, तो हमारा पहला स्टेप क्या हो गया, स्किप हो गया। अब इस क्वेश्चन के लिए पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, जितना वो जमा किया है, तो जमा किया गया राशि क्या क्या हो जाएगा उसके द्वारा, जमा किया गया राशि। कितना कितना जमा कर रहा है, राशि नहीं राशियाँ, क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा कर रहा है तो राशियाँ। ऐसे आप प्रॉपर लिखेंगे मस्त। तो जमा देखो कितना कितना किया है, वो जमा किया है एक बार 42,000 रुपये, किस में दिया है, भविष्य निधि में, है ना। तो भविष्य निधि में कितना दिया, 42,000। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा एक है प्रीमियम LIC, मतलब बीमा है कुल मिला के। तो बीमा में कितना दिया है वो, 6,000 रुपये। लेकिन 6,000 रुपये देखो वो क्या दिया है, अर्धवार्षिक दिया है, मतलब 6 महीना में 6,000 दिया है, फिर अगले 6 महीने में भी 6,000 दिया है। तो हमको वार्षिक निकालना है, ये अर्धवार्षिक दिया है। तो 6,000 अर्धवार्षिक है, तो वार्षिक कितना हो जाएगा, 12,000, है ना। तो ये दो ठो जो जमा किया है, इसके अलावा और जमा नहीं किया है। तो कुल जमा किया गया कितना हो गया, कुल जमा किया गया राशि कितना हो गया, 42 और 12 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 54,000। अब इस 54,000 को हम इससे घटा देंगे जो हमारा बचा था, इससे हमारा पहला स्टेप खत्म हो जाएगा। तो अब क्या है, कर योग्य, कर योग्य राशि क्या बचा हमारे पास, जो 4,80,000 था उसमें से अब 54,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, देखो 80 में 50 गया तो 30, और 30 में 4 गया तो 26। तो 4,26,000 हमारे पास रुपए इतना बचेगा, जिसका हमको क्या देना है, कर देना है, टैक्स देना है। ठीक है, इतना अब क्लियर हो गया है। आगे देखो क्वेश्चन में और क्या दिया है। ठीक है, अब ये पहला स्टेप तो खत्म, तो पहला स्टेप गायब कर देते हैं। कर योग्य राशि कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं उसको एक बार। कर योग्य राशि हो गया 4,26,000 रुपये। ठीक है, ये सब के बाद रुपये लिखते चलना ना, मैं नहीं लिख पाया हूँ लेकिन लिखते चलना। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप जो था वो दान था, इस क्वेश्चन में दान नहीं था तो उसको हम छोड़ दिए। उसके बाद क्या था, जो जमा किया गया वो था, जमा किया गया उसको भी अब हो गया। अब अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा, कितने % में उसका टैक्स हमको करना है, जो कॉलम रहता है वो वाला। तो इसमें कॉलम तो दिया नहीं है, अच्छा कॉलम दिया है, अच्छी बात है। तो देखो कॉलम में क्या बोल रहा है, 2.5 लाख रुपए तक कोई आय नहीं लगेगा। ठीक है, चूंकि देखो ये 4 लाख जो है, 4,26,000, ये किसके किसके बीच है, ये इसको मत लिखो। जो कर योग्य राशि है हमारा, अगला लाइन क्या लिखोगे, जो कर योग्य राशि है वो किसके किसके बीच है, वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है ना। वो
2.5 लाख से 5 लाख के बीच है, ये तो दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा शर्त लगेगा वो देखो। तो पहले कौन सा शर्त लगेगा, देखो 2.5 लाख रुपए तक कोई आय नहीं देना है, तो इसमें शर्त नंबर 1 लग रहा है। सबसे पहले शर्त नंबर 1, और क्या लग रहा है, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 10% देना है, एवं शर्त नंबर 2, एवं शर्त नंबर 2 क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, मतलब ये दोनों लगेगा, है ना। इतना समझ में आ रहा है। पिछले के 3 क्वेश्चन देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो नहीं देखे हैं उनके लिए। तो देखो पहले कैसे करेंगे हम, जो 4,26,000 बचा है, 4 लाख जो 26,000 बचा है, इसमें से शुरू के जो 2.5 लाख है उसमें हमको टैक्स देना ही नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास, 1,76,000, 1,76,000 रुपये बचा। अब दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, कि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के बीच में हमको 10% टैक्स देना है। तो 2.5 लाख से ये ऊपर का रकम है, टोटल 426 है, 426 में से 2.5 तक का देना नहीं था, तो 2.5 के ऊपर कितना बच रहा है, 176, तो 176 का हमको 10% देना है। तो अब निकालेंगे हम जो शेष राशि है, यह शेष राशि की बजाय क्या लिखो, 2.5 लाख से ऊपर का राशि जो बचा है, 2.5 लाख से ऊपर के राशि का 10% देना है। तो 10% इसका निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखो, 1 जीरो कम हो जाएगा, और क्या है यार, इतना दिया है, इसका 10% निकालेंगे तो ये 10/100 करते हैं, तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, इतना बचा 17,600। तो अब इतना हमको क्या करना है, कर देना है। कितना बचा है देखो, इतने के बाद अगला लाइन क्या लिखोगे, कर योग्य राशि। तो कर योग्य राशि अब कितना हो गया हमारे पास, 17,600 रुपये। ठीक है, दूसरा स्टेप भी क्लियर। अब दूसरा स्टेप के बाद हमारा तीसरा और फाइनल स्टेप क्या था, कि इसमें उपकर कितना कितना और देना है वो देखना है। तो उपकर देखो क्या क्या दे रहा है, ये उपकर ये सिर्फ दे रहा है आपका, अच्छा देखो इसमें एक और दिया था, अधिभार दे आयकर का 10%, यदि कर योग्य आय 10 लाख से ऊपर हो तो कर योग्य आय हमारा 10 लाख से ऊपर गया ही नहीं है एक बार भी, क्योंकि टोटल उसका इनकम 4,80,000 है, तो 10 लाख से ऊपर तो गया ही नहीं है, तो वो लाइन यहाँ पे वैल्यू नहीं रखेगा इस क्वेश्चन के लिए। स दिया है देखो, शिक्षा उपकर आयकर का 3%, तो शिक्षा उपकर क्या है, शिक्षा उपकर कितना परसेंट है, 3% है, जो आय है उसका, तो आय का 3% कितना हो जाएगा, 3/100, ये दोनों जीरो गया, ये दोनों जीरो करा, कितना बचा देखो, 6 × 18 का 8 हासिल गया 1, 7 × 21 और 2 22, 22 का 2 हासिल गया 2, 3 एकम 3 और 2 5, 528 रुपये शिक्षा उपकर बन रहा है इसका। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, तो मतलब कुल कर कितना हो गया हमारे पास, 17,600 में 528 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 18,128 रुपये। और ये क्या करना है हमको, इतना ही हमको टैक्स पे करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये आंसर तो हमारा हो गया, लेकिन इसमें देखो एक और चीज़ पूछा है, ठीक है, उसको रहने देते हैं आंसर को, इतने को उड़ाते हैं, वो आंसर आ गया हमारा। एक और देखो क्या चीज़ बोला है, कि यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए वो 1,600 रुपये प्रति माह दे रहा है, तो शुरू के 11 माह में वो 1,600 रुपये दे रहा है, मतलब टोटल कितना ले दिया, तो 1,600, मतलब इतना उसको देना था, तो इतना को वो एक बार में ना दे के क्या कर रहा है, हर माह 1,600 रुपये जमा कर रहा है। तो 11 माह तक किया है, तो इतना गुणित 11 कर दोगे, 11 शून्य शून्य, 11 शून्य शून्य, 11 छक्का 66 का 6 हासिल गया 6, 11 एकम 11 और 6 17, तो वो 17,600 रुपये अभी तक क्या कर चुका है, जमा कर चुका है 11 महीने तक पारी पारी। तो इसमें हमको बताना क्या है, तो अंतिम माह में कितना देगा ये बताना है, ऐसी कुछ पूछा है ना, हाँ अंतिम माह, तो अंतिम माह में कितना देगा, मतलब 12वें महीना में, तो अंतिम माह में कितना देगा, वो जितना दे रहा है टोटल, मेन आंसर यही पूछा था ना, ये नहीं पूछा था,
18,128 उसको देना था टोटल, उसमें से वो 17,600 दे चुका है, तो बच कितना रहे 528 रुपये। तो इतना रुपये क्या है वो अंतिम माह में देगा। ये हमारा मेन आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चौथा क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। एकदम सिंपल था, 4 स्टेप में फॉलो किए बन गया। देखो आगे पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम फटाफट बनेगा ये वाला। प्रश्न एक बार पूरा पढ़ते हैं कि वित्तीय वर्ष 12-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय 525 है। वार्षिक आय कितना है? वार्षिक आय है 5,25,000। अब पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि वो जमा कितना कितना कर रहा है वो देखना, मतलब दान कितना दे रहा है वो, दान इसमें भी नहीं दे रहा है, दान नहीं दे रहा है तो जमा कितना कितना कर रहा है। देखो सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये प्रति माह पहला जमा क्या कर रहा है वो, है ना, ये जमा राशि है। पूरा लिख के चलना ना, मैं नहीं लिखता हूँ तो ये नहीं कि आपको नहीं लिखना, आपको लिखना है पूरा। जमा राशि है कितना कितना हो गया, पहला सामान्य भविष्य निधि, इसमें 8,000 रुपये प्रति महीना दे रहा है, तो हमको महीना से मतलब नहीं, हमको साल का चाहिए। तो कितना हो जाएगा 96,000। तो 96,000 रुपये क्या कर रहा है ये, सामान्य भविष्य निधि में जमा कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है बीमा 8,000 का। तो बीमा कितना कर रहा है 8,000 का, ये 8,000 का बीमा हो गया। तो टोटल कितना हो गया, कुल जमा राशि हो गया इसका 1,04,000 हो गया, 1,04,000 रुपये इतना हो गया। अब तो कर योग्य है कितना बच गया यहाँ से। अब हर क्वेश्चन में जो करते हैं वही कर रहे हैं ना, तो एकदम हर बार क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि बता चुका हूँ पहले भी। तो 5,25,000 में से जो कुल आया है उसको हमको घटाना रहता है ना। कितना बचेगा देखो, 4 लाख और 4,000 और कटेगा तो 21,000। तो 4,21,000 रुपये इसके पास कर योग्य आय बच गया, है ना। तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे, 4,21,000 रुपये आय, सॉरी आय नहीं, कर योग्य राशि है वो, इतने का राशि देना है। पहले स्टेप के बाद हमको इतना मिला है, तो हर स्टेप में चेंज होते रहता है। तो हर स्टेप में आप करने के बाद उसके नीचे अब कर योग्य आय इतना बचा है करके बताना राशि। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, वो टोटल जो स्पेंड किया था, कितना स्पेंड किया था उसको एक बार देखो, मतलब कितना जमा किया था वो, 1,04,000 रुपये जमा किया था टोटल, है ना। यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन में स्किप किए थे वो यहाँ पे लगेगा। कैसे लगेगा बता रहा हूँ, देखो क्या लिखा है। वो यदि वह 2 लाख रुपए तक कोई आय नहीं देता है और 2 लाख रुपए से अधिक पर 10% का आय देता है, ठीक है, ये तो हमको पता है कैसे करना है। एवं के बाद देखो नया लाइन लिखा है, आयकर में छूट सभी बचत पत्रों का 100% हो, अधिकतम 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक। बोलने का मतलब वो जितना जमा किया है, तो जमा जितना किया है वो 1,04,000 है, तो 1,04,000 में से उसको 1 लाख तक का छूट मिल रहा है, वही चीज़ लिखा है उसमें। तो 1 लाख तक का छूट मिल रहा है, तो कितना बच रहा है, उसके पास बच रहा है 4,000, और इस 4,000 को उसको 10% देना पड़ेगा क्योंकि ये 1 लाख से ऊपर का हो रहा है। तो वही चीज़ उसमें देखो लिखा है, 10% का दर से देना है, इसमें भी 10% का दर से देना है 2 लाख से ऊपर वाले में, और जो बच रहा है एक्स्ट्रा उसमें भी 10% का ऊपर से देना है। तो कितना बचेगा देखो, ये दोनों गया 400। तो 400 रुपये उसको एक्स्ट्रा और देना है, इसको याद रखना, ठीक है। मतलब जितना टोटल निकलेगा ना उसमें जुड़ेगा ये 400, इसमें नहीं जुड़ेगा ना, इसमें नहीं घटेगा। ये अभी इसको बस याद रखना, 400 रुपये हम लोग निकाले थे और क्या निकाले थे उस चीज़ को याद रखना बस, 400 रुपये, ठीक। तो हम आगे क्या बोला है हमारे को कि 4,21,000 में से उसको 2 लाख तक का कोई आय नहीं देना है, तो इसमें से 2 लाख चला गया, 2 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 2,21,000 बचेगा। और ये 2,21,000 का जो मतलब 2 लाख से ऊपर के राशि का 10% देना था, तो ये जो 2,21,000 है ये 2 लाख से ऊपर का है, टोटल 4,21 था, 2 तक कोई नहीं था, 2 से ऊपर ये बच रहा है, तो इसका 10% हमको देना है। तो इसका 10% निकाल लेते हैं साइंस से, कितना हो गया 22,100 रुपये, इतना हो गया। अब क्या करना है देखो, अब कर योग्य आय कितना हो गया 22,100 रुपये, ठीक है, 22,100 रुपये।
अब क्या करना है हमको, ये जो 400 रुपये निकाले थे वो इसी में जुड़ेगा, ठीक है। उसको जोड़ने से पहले एक बार और क्या करते हैं हम, ये 22,000 जो 100 है, इसमें देखो शिक्षा उपकर वगैरह दिया है क्या, तो शिक्षा उपकर तो दिया है, कितना दिया है 3%, ये इसमें जुड़ जाएगा मैं जो बताया। तो अब कर योग्य आय कितना हो गया, कर योग्य आय पहले इसको निकाल देना जब सॉल्व करोगे, तो इसके बाद ना इसका फंडा को चालू करना। तो 22,100 जो था उसमें 400 रुपये और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्योंकि ये वो पैसा है जो वो 1 लाख से ऊपर जो स्पेंड किया था, खर्चा किया था, उसका 10% है। तो कितना हो जाएगा 22,500 रुपये। अब इस 22,500 का क्या करेगा, 3% क्या कर रहा है, अगला स्टेप था। अच्छा इधर स्टेप तो हम लिख ही नहीं पाए थे, लेकिन अब समझ में तो आ गया होगा कैसा था, क्या था, क्यों था। तो फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, इसका 3% निकालेंगे उपकर, ये उपकर निकाल रहे हैं हम। और क्या उपकर है, ये शिक्षा उपकर है। उपकर मतलब टैक्स के ऊपर जो टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं। ये दोनों गया, ये दोनों गया, 5 × 15 = 5 हासिल गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, तो 675 रुपये इसका शिक्षा उपकर हो गया। तो ये किस में जुड़ेगा, ये इसी में जुड़ेगा जितना उपकर निकल रहा था उसमें। तो अब कितना हो गया, कर योग्य आय लास्ट में कितना हो गया, 22,500 में 675 जुड़ जाएगा। और 675 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 5 7 1 1 3 2, 23,175 रुपये लास्ट में क्या कर रहे हैं, ये टैक्स दे रहे हैं। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, 23,175 रुपये। देखो अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन तो सेम ही है, इसको फटाफट क्लियर करते हैं। जो अभी तक बनाए वही था। भावना है, उसका वार्षिक आय कितना है, अब थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा। तो वार्षिक आय उसका कितना है, 6 लाख रुपये। तो 6 लाख रुपये लिख दिया वार्षिक आय। अब ये दान कितना कर रही है और जमा कितना कर रही है उसको देखते हैं। तो वही हमारा पहला स्टेप रहेगा। तो दान तो ये कर नहीं रही होगी, क्योंकि दानी आज के ज़माने में कम ही लोग होते हैं, है ना। तो ये दान नहीं की है, तो ये क्या की है, ये जमा की है। जमा कितना कितना की है, जमा राशि इसके द्वारा 2 ठो है। पहला जमा राशि है कितना, 48,000 रुपये वार्षिक दे रही है ये, किसमें, भविष्य निधि में। सबको भविष्य बनाना है अपना ना, इसलिए सब जमा करते हैं। भविष्य निधि में 48,000 रुपये दे रही है शुरू में। उसके बाद और क्या दे रही है, और ये दे रही है बीमा दे रही है 25,000 रुपये वार्षिक, ये भी वार्षिक है। तो बीमा भी क्या हो गया, इसका वार्षिक हो गया। दूसरा दे रही है बीमा, कितना दे रही है, 25,000 रुपये वार्षिक। तो टोटल कितना हो गया इसके द्वारा दिया गया, जो मतलब जमा किया गया राशि था, वो टोटल हो गया हमारे पास, ये दोनों जुड़ जाएगा, टोटल हो जाएगा 73,000। ये क्या हो गया इसका जमा राशि। और जमा राशि क्या रहेगा, वो वार्षिक आय से घट जाता है। तो टोटल कर योग्य आय कितना बचेगा, फिर उसके बाद कर योग्य आय बचेगा, यह राशि बचेगा 6 लाख में से 73,000 माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 5,27,000। इतना क्या होगा उसका कर देने के लिए योग्य राशि हो गया, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिखते आए अभी तक, हर बार वैसे ही करते आएंगे। कर योग्य राशि कितना हो गया, 5,27, है ना, ठीक। ये हर क्वेश्चन में करते आए हैं, हर बार करते आए हैं। सेकंड स्टेप क्या रहता है हमारा, कि ये कितना छूट इसमें मिल रहा है उसको देखते हैं। जमा तो नहीं की, जमा की, दान नहीं की, जमा की। जमा करने के बाद छूट देखो, छूट ऐसा है कि शुरू के 2.5 लाख रुपए में कोई आय नहीं देना है, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 10% देना है। तो ये राशि कितना है, चूँकि क्या लिखोगे आप यहाँ पे पता है, चूँकि जो राशि है वो मतलब कर योग्य राशि वो 5,27 है, मतलब ये 5 लाख से 10 लाख के बीच में है। तो इसके लिए कौन कौन सा शर्त एप्लीकेबल होगा, तो शर्त नंबर 1 तो होगा ही। एक क्या है देखो, 2.5 लाख रुपए तक कोई आय नहीं देना है। और दूसरा भी होगा, शर्त 1 एवं 2 लगेगा, है ना। तो कैसे लगेगा उसको भी देखते हैं। तीसरा भी लगेगा, देखो तीसरा भी लगेगा ना, मतलब तीनों लिखना, शर्त 1 2 और 3 तीनों एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि देखो 2.5 लाख से ऊपर हो गया मतलब पहला तो लगेगा, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है मतलब दूसरा भी लगेगा, और 5 लाख से ऊपर है, ये 5 लाख से ऊपर है ना, तो तीसरा भी लगेगा। कैसे कैसे लगेगा अब उसको समझना ध्यान से। देखो ये लगेगा कैसे, यहाँ ध्यान दो, राशि कितना है, 5,27,000। तो 5,27,000 है, तो उसमें 27,000 को तो भूल जाओ,
क्यों? क्योंकि 3 स्लैब बना है देखो, एक में 2.5, एक में 2.5 से 5 और तीसरा 5 से 10। तो जो 27,000 हो रहा है वो 5 लाख से ऊपर का राशि है, तो वो तीसरे शर्त में लगेगा। हमारा पहला शर्त में क्या लगेगा? पहला शर्त में लगेगा देखो, जो 5 लाख रुपए है उसमें से 2.5 लाख रुपए में उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो ये जो 5 लाख है इसमें से वो 2.5 लाख में टैक्स नहीं देगा, छूट मिल रहा है उसको। ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 2.5 लाख बचेगा। अब इस 2.5 लाख का हमको 10% देना है। क्यों? क्योंकि ये 2.5 लाख रुपए जो है वो दूसरे स्लैब में आएगा, तो इसका हमको 10% देना है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? मतलब जो 2.5 लाख 5 लाख में से 2.5 लाख का नहीं देना था, और जो बचा 2.5 लाख है वो उस 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये 2.5 लाख के बाद का रकम है। तो इसलिए इसमें 2.5 लाख देखो क्या दिया दूसरा स्लैब, 2,50,000 एक रुपये से 5 लाख के बीच का 10% देना है। तो ये मत बोलना कि तो 2,000 मतलब 2,50,000 एक नहीं है, उससे कम है, तो इसमें क्यों दे रहे हो? जो नहीं देना था उसको हम ऑलरेडी घटा चुके हैं। ये जो बचा हुआ राशि है, जो 2.5 लाख से ऊपर का राशि है, उसमें 10% हमको देना है, तो इसलिए इसका हम 10% निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25,000। अब जो ये 25,000 हुआ है, ठीक है, ये तो हो गया शर्त 1 और 2 लग गया। अब शर्त तीसरा लगाते हैं। 25,000 को याद रखना, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। शर्त 1 और 2 के बाद हमारे पास 25,000 हमको मिला है। अब तीसरा शर्त क्या बोल रहे हैं देखो, तीसरा शर्त का बोलना है कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? 27 जा रहा है। 5 लाख खत्म हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? 27। तो इस 27 का हमको, ये शर्त 3 हो गया है ना, इस 27 का हमको 20% देना है, लिखा है साफ साफ। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो ही गया, तो कितना बच रहा है देखो, 0 0 14 1 5 54, 5,400 बच रहा है। तो कुल कितना हो गया? इतना तो उसको देना ही था, 2 शर्तों से इतना निकल गया, तीसरा शर्त से इतना निकल गया, तो कितना हो गया देखो, 25,000 और 5,000 30 हो गया, तो 30,400 हो गया। इतना टैक्स उसको देना है, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप था। तो कर योग्य आय हमारे पास कितना हो गया? 5,27,000 से 30,400 हो गया। अब इस 30,400 का कितना परसेंट वो शिक्षा उपकर दे रहा है वो देखना है। तीसरा स्टेप रहेगा जो कि हमारा कितना परसेंट दे रहा है? 3%। तो इसका 3% हम निकाल लेंगे। इसका 3% कैसे निकालेंगे? 30,400, इसका 3% हमको निकालना है। तो ये दोनों गया, ये दोनों गया, कितना बचा है? ये 3 तिया 900 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, मतलब 912 रुपये इसका शिक्षा कर लग रहा है। तो अब फाइनल कर कितना देना है इसको फाइनल कर देना है 30,400 में से 900 इसमें इसको और देना पड़ेगा, क्योंकि ये उपकर है, उपकर मतलब कर के ऊपर का कर। तो अभी कितना हो जाएगा देखो, 31,009, 4 और 9 कितना होता है? 13। तो 31,312 रुपये इसको क्या हो जाएगा? टैक्स देना रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से छठवां क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर आराम से हो गया होगा। इसमें बस वही एक्स्ट्रा था, तीसरा तीनों शर्त इसमें लगा था, इसलिए थोड़ा सा ये अटपटा लगा होगा। ध्यान से देखना, आराम से समझ में आएगा। पहले का क्वेश्चन समझ गया हो तो ये भी समझ में आएगा ही आएगा। चलना सातवां क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा अटपटा है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा आराम से। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक अधिकारी का वित्तीय वर्ष में जो उसका आय कितना है टोटल, देखो साए साए देखते हैं हम। आय है इसका 7,20,000, इतना आय है। अब इतने में वो क्या क्या किया है? पहला स्टेप क्या था हमारा? दान। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, दान क्या क्या किया है। देखो दान किया होगा ये, जो कि बहुत पैसा है इसके पास। दान क्या किया? एक अनाथ आश्रम को 20,000 रुपये दान किया, जिस पर 50% टैक्स छूट मिलता था। तो 20,000 रुपये टोटल दान किया है ये, लेकिन इसमें इसका 50% इसका क्या मिल रहा है? छूट मिल रहा है। तो इसका 50% कितना हो जाएगा? मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा हमारे पास 10,000। तो 10,000 रुपये क्या किया? दान किया। दान 20,000 किया, 10,000 में इसको छूट मिल रहा है। तो अब टोटल आय इसके पास कितना हो गया? अब इसका आय हो गया 7,10,000 रुपये, इतना हो गया। अब जो भी कहानी होगा इससे होगा। पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास? सेकंड स्टेप क्या था? जमा कितना कर रहा है वो देखो। तो जमा कितना कर रहा है, शायद फटाक से देखते हैं। सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये जब प्रति माह कर रहा है तो सालाना कितना हो गया? 48,000 हो गया, ठीक है। अब पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, लिखना कैसे है पूरा समझ गया होगा अब तक। ये पहला ये जमा किया, दूसरा जमा क्या किया?
दूसरा जमा ये किया कि 3,000 रुपये प्रति माह जमा किया बीमा में, तो 3,000 प्रति माह कर रहा है, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 36,000। और क्या जमा किया, और जमा किया 30,000 रुपये का बचत पत्र खरीदा। तीसरा क्या किया, बचत पत्र खरीदा, कितने का, 30,000 रुपये का। तो टोटल ये कितना जमा कर दिया, आप देखो ये हो जाएगा 1,14,000 रुपये। ठीक है, इतना ये क्या किया है, जमा किया है। अब हम क्या करते हैं, जो आय बचा है उससे इसको घटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में बस यही थोड़ा सा अलग है कि इसमें घटाना नहीं है हमको पूरा। देखो इसमें क्या दिया है आगे, सभी बचत पर छूट की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये है। ठीक है, तो 1,00,000 से जो ऊपर का है उसका हमको देना है, 1,00,000 से नीचे का हमको नहीं देना है। तो इसमें हम 1,00,000 ही घटाएंगे, सीधा सीधा इसमें 1,00,000 घटाएंगे, है ना। तो अब इसका कितना हो गया आय, कर योग्य आय कितना हो गया, कर योग्य आय हो जाएगा 1,00,000, घट जाएगा 7,10,000 में से 1,00,000 रुपये घटेगा। जो बाकी 14,000 है उसका क्या होगा, उसको देखते हैं आगे। फिर कितना बचेगा, 6,10,000 रुपये। इतने का अब हमको टैक्स का निकालना है कि कितना परसेंट से अब बनेगा। तो दूसरा स्टेप यहाँ पे ख़त्म होगा। तो दूसरा स्टेप के बाद हमारे पास कितना बच रहा है, 6,10,000, इतना बच गया। अब क्या करना है आगे, अब देखो ये किसके किसके बीच में फंस रहा है, मतलब जो तीसरा स्टेप था हमारा, कितना कितना परसेंट कटेगा उसको ध्यान देना है। तो देखो ये 6,00,000 है, मतलब कि ये तीसरे स्लैब में फंस रहा है, मतलब 5,00,000 से 10,00,000 के बीच वाले स्लैब में फंस रहा है। ठीक है, तो इसको हमको 3 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। कौन कौन सा 3 हिस्सा, पहला तोड़ेंगे 2,00,000 में, 2,00,000, दूसरा तोड़ेंगे 5,00,000 में, ठीक है 5,00,000 में, और तीसरा कितना में तोड़ेंगे, 1,10,000 जो एक्स्ट्रा बचेगा 5,00,000 के बाद, है ना, 1.10 लाख। तो इसको 3 स्लैब में तोड़ेंगे। तो पहला स्लैब में देखो कैसे तोड़ेंगे, देखो पहला क्या दिया है, 2,00,000 रुपये तक में कोई भी आय नहीं देना है। तो 2,01,000 से 5,00,000 के बीच में 10% आय देना है। तो 6,10,000 रुपये जो है, इसका प्रथम 5,00,000 को लेकर चलते हैं। 6,10,000 में से पहले का इसका जो 5,00,000 रुपये है, 1,10,000 बच गया, ठीक है, उसको साइड कर दो। 5,00,000 को ध्यान दो, 5,00,000 रुपये में से इसको 2,00,000 में कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये पहला हम तोड़े थे वो आ गया 2,00,000 रुपये, तो इसमें टैक्स नहीं देना है। तो इसको टैक्स कितने में देना है, 3,00,000 में देना है, 3,00,000 में टैक्स देना है। अब ये दूसरे स्लैब में देखो, ये जो 3,00,000 है, ये शुरू के 5,00,000 में से 2,00,000 को हटा दिया जिसका टैक्स नहीं देना है, तो 3,00,000 बच गया। इस 3,00,000 का देखो कितना देना है, बोल रहा है वो 10% देना है। तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 30,000, ठीक, 30,000 क्या आ गया, इसका 10% आ गया। और क्या बोला है, 5,00,000 से 10,000 के बीच में 20,00,000 देना है, 20% देना है। तो जो एक्स्ट्रा कितना बच रहा था, 1,10,000 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका हमको 20% देना है। तो ये 30,000 को याद रखो, कहाँ से आया पता चल गया है। अब जो बचा राशि है ना, बचा राशि जो शर्त नंबर 3 के अनुसार कितना हो जाएगा, शर्त नंबर 3 के अनुसार जो बचा राशि है 1,10,000, इसका हमको देना है कितना परसेंट, 20%। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों गया, ये गया, ये गया, कितना हो रहा है, 2 एक कितना है, 11,000 है, तो ये 22,000 हो जाएगा सीधा सीधा। तो अब ये हमको इतने का टैक्स देना है, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52,000 रुपये का हमको क्या करना है, टैक्स देना है। यहाँ से हमको इतना क्लियर हो गया। अब 52,000 में से ये तीसरा स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप के बाद चौथा स्टेप क्या था, उपकर। फोर्थ स्टेप में हम क्या देखते हैं, उपकर। तो उपकर देखो कितना कितना है, तो 52,000 का कितना परसेंट देना है, उपकर हमको देना है 3%। तो 3% इसका निकाल देते हैं फटाक से। तो ये दोनों गया, ये दोनों गया, 520 का कितना हो जाएगा, 500 का 1,500 हो जाएगा, 20 का 60 हो जाएगा, तो 1,560 रुपये इसका उपकर हो गया। तो कुल कर कितना देना है इसको, कुल मतलब देने लायक कर 52 जो था वो तो देना 6, इसके ऊपर इसको 1,560 रुपये और देना पड़ रहा है। तो टोटल इसके पास कितना हो गया, 53,560। तो इतना रुपये क्या करना है, इसको टैक्स देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट, ये पूरा चैप्टर ख़त्म।
ये सबसे टफ चैप्टर था आपके पूरे बुक का, उसको हमने देखा आपने खुद कितने आसानी से मैंने आपको समझाया है, और उम्मीद है मुझे कि आप भी उतनी आसानी से समझे होंगे। तो अब हम आगे मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़िए और हमारे कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिनको बैंकिंग से डर लगता है उनके तक पहुंचाइए, तो उनका डर भी खत्म होगा, वो भी अच्छा नंबर ला पाएगा। आपके दोस्त का ही फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है और थोड़ा फ़ायदा मेरा भी है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।